नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछड़ा वर्ग तथा उससे जुड़े आयोग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित समस्याएं प्लस उनके लिए जो विशेष अधिकार या संरक्षण भारतीय संविधान में संवैधानिक प्रावधानों द्वारा दिए गए हैं उसके बारे में। और आज हम समझ लेते हैं कि पिछड़ा वर्ग किसे कहते हैं और कितने पिछड़े वर्ग आयोग यानी ओबीसी कमीशंस बने हैं। देखो, पिछली वीडियो में हमने समझा था एससी एसटी वे समुदाय के लोग होते हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सामान्य जनता से पीछे रह गए हैं। बट पिछड़ा वर्ग जो है वो एससी एसटी से अलग होता है। उसे आप एससी एसटी वर्ग मत समझ लेना। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ओबीसी भारत में एक सामाजिक श्रेणी है जिसमें वे जातियां और समुदाय आते हैं जिन्हें सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जाता है ये भी पिछड़े, बट ये एससी और एसटी से अलग होते हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से सामान्य वर्ग से कमजोर माने जाते हैं। मतलब ये भी पिछड़े हुए ही हैं, बस ये जनरल कैटेगरी से कमजोर है। एससी एसटी से कमजोर नहीं है, उनसे थोड़े ठीक ही हैं, बट हाँ जनरल कैटेगरी के लोगों के पास जो सुविधाएं हैं उनसे इन्हें थोड़ा कमजोर माना जाता है। अगर हम बात करें आरक्षण के बारे में तो केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षा में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसमें 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए है। और साथ ही साथ प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार अपनी अपनी पिछड़ी जातियों की सूची बनाती है। मतलब अगर केंद्र शासित राज्य है और अदर जो राज्य हैं वो अपनी अपनी सूची बनाती हैं कि उनके राज्य में पाए जाने वाली जनसंख्या में कितने अदर बैकवर्ड क्लासेस या अन्य पिछड़े वर्ग हैं, कौन एससी में है कौन एसटी में है, सबकी अलग अलग सूची बनती है। केंद्र शासित जो राज्य हैं उनमें केंद्र के द्वारा बनाया जाता है और यदि कोई केंद्र सूची में शामिल हो गया है तो वो जाति पूरे भारत में ओबीसी आरक्षण का लाभ उठा सकती है। मान लो कोई सेंट्रल लिस्ट में है यानी केंद्रीय सूची में है तो वो यूपी में भी रहेगा, केंद्र शासित है तो अन्य राज्य पंजाब हरियाणा या जितने भी भारत में राज्य हैं वो सभी जगहों पे जो रिजर्वेशन है उसका लाभ ले सकता है। देखो, अगर हम बात कर रहे हैं पिछड़े वर्ग के बारे में तो पिछड़ा वर्ग जो है वो उसको लेकर रिजर्वेशन कैसे लागू हुआ, उसके लिए भारत सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों पर ध्यान दिया, उनकी सिफारिशों को आधार बनाया और उस आधार पे ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया। अगर हम पिछड़े वर्ग आयोग की बात करें तो उनकी संख्याएं दो हैं, एक काका कालेलकर आयोग, एक है मंडल आयोग। और ये बना था पिछड़े वर्गों की सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने और उनके उत्थान के लिए सुझाव देने के लिए। काका कालेलकर आयोग की अगर हम बात करें तो ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है और मंडल आयोग की अगर हम बात करें तो ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। सन देख लो, काका कालेलकर आयोग आया था 1953 में, मंडल आयोग आया था 1979 में। एक और आयोग आया जो कि मंडल आयोग के आने के बाद आया था, बट मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो दो ही आयोग महत्वपूर्ण रहे हैं। ये तीसरा जो आया था ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, जो कि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से अनुच्छेद कौन सा 338 बी के तहत जोड़ा गया था। तो ये एक संवैधानिक निकाय है यानी संवैधानिक संस्था है। पहले हम काका कालेलकर आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जैसा हमने बात करी 1953 में भारत सरकार ने पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था और इसके अध्यक्ष कौन थे, काका कालेलकर। इन्हीं के नाम पे इसे काका कालेलकर आयोग भी कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो काका कालेलकर थे। और ये काका कालेलकर आयोग कौन से वर्ष गठित हुआ था तो 1953 में। इसकी सिफारिशों को लेके आप एक बार समझ लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि एकदम डीप में समझो, बट हाँ एक मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। सिफारिशें क्या थी, पिछड़े वर्गों की पहचान जाति के आधार पर करने के इसमें सुझाव दिए गए थे, शिक्षा और नौकरियों में विशेष सुविधाएं प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। साथ ही आर्थिक पिछड़ेपन को आधार बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। देखो, ये आयोग आया, इसने अपने स्टडी करी, उसके बाद कुछ सिफारिशें भेजी, बट जब ये सिफारिशें पहुंची सरकार के पास तो क्या सरकार ने इसे स्वीकार किया या नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या था कि सरकार ने इस सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया।
क्योंकि उनका मानना था कि ये जाति पर ज़्यादा आधारित है। तो जब ये चीज़ स्वीकार नहीं हुई, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो इसके बदले में दूसरा आयोग गठन हुआ, जो कि 1979 यानी कि 1979 में प्रधानमंत्री कौन, मोरारजी जी देसाई की सरकार द्वारा बनाया गया। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, या आप इससे बोल सकते हो मंडल आयोग। अब मंडल आयोग इसे क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, बीपी मंडल। तो जो इनके अध्यक्ष रहे उनके नाम पर भी इस आयोग के नाम बोले जाते हैं। अगर इनकी सिफारिशों की हम बात करें तो कौन कौन सी सिफारिशें थी, पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का सुझाव, जो कि हमने पहले ही बात करी कि ओबीसी कैटेगरी के लोगों को 27% आरक्षण दिया गया है। तो हमने क्या बात करी थी कि मंडल आयोग के द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी उसके कारण ये जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो लागू हुआ था। तो इनके सुझाव को सुन के सरकार ने इस चीज को स्वीकार किया था। दूसरी सिफारिश क्या थी, पिछड़ेपन का निर्धारण सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर करना। मतलब यहाँ पे जाति को ध्यान में न रख के मेन आधार किस चीज को बनाया गया था, जो समुदाय या जो समूह या जो लोग सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक आधार पे पिछड़ गए हैं उन्हें आप अदर बैकवर्ड क्लास में रखो और उन्हें कुछ रिजर्वेशन दो जिससे कि वो मुख्य धारा से जुड़ सकें। तीसरी चीज क्या बोली गई थी कि शिक्षा और नौकरियों में भी आरक्षण दिया जाए। और इसके परिणाम क्या हुए कि 1990 में 1979 80 के करीब ये आया था। 11 साल बाद उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने इसे लागू कर दिया। देश भर में इसके खिलाफ में भी और समर्थन में भी बड़े बड़े आंदोलन हुए थे उस टाइम पे। बट 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे कुछ शर्तों के साथ वैध ठहराया। चूंकि आंदोलन बढ़ने लगे थे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका निर्णय लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इसको वैध ठहराया। कौन से सन में, 1992 में। तो देखो यहाँ पे समझने वाली चीजें नहीं है, थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है ये टॉपिक है फैक्ट बेस्ड। आपको ईयर्स याद रखने होंगे, किस आयोग का नाम क्या है, उसके अध्यक्ष कौन थे, किसने इन्हें लागू किया, ये सारे पॉइंट जो है वो आपको याद रखने हैं। इसके बारे में हमने PYQ सीरीज वाली वीडियो में भी बात करी थी कि पिछड़ा वर्ग आयोग कितने हैं, उसके अध्यक्ष कौन है, कौन से ईयर में आया था, इससे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो पिछली स्लाइड में हमने बात करी थी कि मंडल आयोग जब आया और उसे लागू करने की बात सरकार ने करी तो उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हुए थे। उसमें इंदिरा साहनी का जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इंदिरा साहनी वर्सेस भारतीय संघ। इसमें क्या हुआ था, काफ़ी सारी बातें रखी गई थी कि आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कोई पिछड़ा हुआ है या नहीं, क्या जाति के ही आधार पे सारी चीज़ें डिसाइड होंगी कि वो पिछड़ा है या नहीं पिछड़ा है। और दूसरी चीज़ कि जो आरक्षण दिया जा रहा है, जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो जाति पर आधारित होगा कि आर्थिक आधार पर। जाति कोई भी हो, आर्थिक रूप से अगर कोई कमजोर है तो उसे आपको आगे बढ़ाना है, ना कि सिर्फ जाति देख के आगे बढ़ानी है। तीसरी चीज जो रिजर्वेशन है वो पदोन्नति पर भी लागू होता है क्या, कि अगर आपका प्रमोशन हो रहा है तो वहां पे भी ये रिजर्वेशन लागू होगी या नहीं लागू होगी। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रखे गए थे और ये सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला था। इसी फैसले के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था और ये आया था 1993 में। 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेस भारतीय संघ के बीच ये न्यायालय में फैसला आया और उसके एक साल बाद 1993 में NCBC का गठन हुआ, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें कुछ बातें मंडल आयोग की रखी गई और कुछ चीजें संशोधित की गई। ओबीसी की सुरक्षा और लाभ के उद्देश्य से भिन्न जो पिछड़े वर्ग हैं समाज में, उनके समावेशन और उनके बहिष्करण पर विचार करने तथा जांच एवं सिफारिश के लिए एक परमानेंट यानी स्थायी निकाय का गठन करें। उसके बाद उनके निर्देशों का पालन करते हुए संसद ने कौन से वर्ष में, 1993 में NCBC का गठन किया, जिसके बाद NCBC एक संवैधानिक निकाय हो गया और वो किसके लिए काम कर रहा था, पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए। इसके मुख्य कार्य क्या है, केंद्र और राज्य सरकारों को ओबीसी सूची में बदलाव करने का सुझाव देना, यानी कौन से लोग किस कैटेगरी में आ रहे हैं, किनकी संख्या कितनी है, उसमें सूची का बदलाव किस प्रकार करना है, ये सारे सुझाव कौन देता है, NCBC। किसको, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को। पिछड़े वर्गों की समस्याओं पर रिपोर्ट तैयार करना प्लस सरकार की नीतियां बनाने में सलाह देना।
कि कब कितनी जनसंख्या के आधार पे कितने बैकवर्ड लोग हैं, कितने लोग अधिकारों से वंचित हैं। तो पिछड़े वर्गों के बारे में सारी चीज़ों को देखने के बाद सरकार को नीतियां बनाते टाइम सलाह प्रदान करने का कार्य किसका है? एनसीबीसी का। देखो, एनसीबीसी से लेके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए हैं, मेनली क्वेश्चन आते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग से कि किनके अध्यक्ष कौन थे, कौन से सन में ये आया था, उसमें कौन कौन सी सिफारिशें दी गई थी। ये आप समझ लोगे तो आपको इजी हो जाएगा चीज़ों को याद करना। अब जो है ये काम करती है भारत सरकार में, वो आयोग आए थे और ये संवैधानिक निकाय बन गया उन आयोगों के आने के बाद। और आयोग क्या होता है? ऑफिशियल लोगों का वह समूह जो किसी तथ्य के बारे में पता लगाने के लिए काम करता है। और पिछड़ा वर्ग आयोग के लोग थे, वो क्या कर रहे थे? पिछड़े वर्ग से संबंधित समस्याएं या उनमें सुधार की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पता लगा रहे थे। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज आपको टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।